हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हम कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हमारे साथ सोबर इमिग्रेशन से जसवीत जी हैं, हु इज़ गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। एंड हमारे व्यूअर्स ने जितने भी क्वेश्चंस हमें पूछे हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस को आंसर करें आज। सो लेट्स बिगिन। जसवीत जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ एप्लीकेंट्स हैं जो यहाँ पर वर्क परमिट पे आए हुए हैं। अब उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और उन्हें आईटीए भी रिसीव नहीं हुई है। तो इस सिनारियो में शुड दे मूव बैक टू इंडिया, एंड इफ़ येस तो क्या वो पीआर के लिए कुछ ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं? कुड यू एलैबोरेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है और बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है और बहुत लोग फेसबुक पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स पे हमसे पूछते हैं, कॉल्स भी आती हैं। और बिल्कुल। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस टाइम इस सिचुएशन में है जिनके PGWP 2024 में दिस ईयर एक्सपायर हो रहे हैं। तो उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो घबरा गए हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता या हम फंस गए हैं, वो ना Right. सोचें। सबसे पहले दे शुड सीक कंसल्टेशन, किसी लॉयर के पास, इमिग्रेशन लॉयर के पास या किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जो लाइसेंस्ड है। जाके मिलो, बात करो कि ये हमारी सिचुएशन है, हम क्या करें। अपने आप को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना कि उसका भी ये सिनेरियो है तो मेरे साथ भी होगा। उसने भी ग्रेजुएशन किया तो मेरे साथ, मैंने भी ग्रेजुएशन किया, हम सेम है। Right. उसने भी 2 साल का कोर्स किया था, मैंने भी किया था, हम सेम है। ऐसा नहीं है। उसका आइल्स में कुछ और आ सकता है, आपको कुछ और आ सकता है। उसका इंडिया में कोई एक्सपीरियंस था, आपका नहीं है। एवरी प्रोफाइल इज डिफरेंट। ठीक है, Right. Every सबसे journey is पहले different. सबसे पहले जाके कंसल्टेशन लो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले अगर आपका स्टेटस है, अभी आप क्या बचा, 1-2 महीने, 3 महीने, जितना भी टाइम बचा हुआ है, आप LMI वाली जॉब ऑफर ढूंढो। Okay. कोई भी एम्प्लॉय ढूंढो जो आपको जॉब ऑफर दे, जिस चीज़ का आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपने पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कनाडा, आपने टिम हॉर्टन्स में काम किया है, तो ट्राई टू सीक सेम जॉब जिसका आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। जो आपका, Experience है। आपके पास ऑफिस एडमिन की जॉब की है तो आपके पास ऑफिस एडमिन का एक्सपीरियंस है, तो फाइंड ऑफिस एडमिन जॉब, क्योंकि आपको यही सबसे अच्छी तरीके से आती है। Right. और चीज़ें मत ढूंढो फिर। ठीक है, Right. जाके ये जॉब ढूंढो, एम्प्लॉयर से LMI सपोर्टिव जॉब मांगो, ताकि आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो सके। Right. ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आप PGWP एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा। ये लाइफ टाइम में एक ही बार PGWP मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा, ना एक्सटेंड होगा। तो Okay. आप स्टडी परमिट ले सकते हो। आप स्टेटस पे होना चाहिए, आप आउट ऑफ स्टेटस नहीं होना है। Right. आप स्टडी परमिट फाइल कर लो, 1 साल की पढ़ाई कर लो। तो 1 साल की पढ़ाई करोगे, कुछ एडिशनल सीखोगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है, प्लस उस 1 साल में जॉब मिल जाएगी, प्लस उस 1 साल में ITA आ सकता है। Right. ठीक है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कनाडा में रह सकते हो। Right. ठीक है, थर्ड ऑप्शन, आप विजिटर रिकॉर्ड फाइल कर सकते हो कि जी मेरे को कनाडा में एज विजिटर रहने की परमिशन दो। ठीक, Okay. मेरा मतलब आउट ऑफ स्टेटस नहीं होना और कनाडा में रहना है, एंड वेट फॉर योर ITA। Right. हमारा भी लेटेस्ट अभी कुछ एक हफ्ते पहले क्लाइंट आया था, उसका स्कोर 512 था। Oh. एंड वो काम उसका एक्सपायर हो रहा था, तो हमने उसका विजिटर रिकॉर्ड डाल दिया और आ भी गया अप्रूवल। तो विजिटर रिकॉर्ड पे ही कैन स्टे इन कनाडा एंड वेट फॉर हिज ITA, और हमें उम्मीद है अगले 1-2 महीने में या अगले 1-2 हफ्ते में उसका ITA आ आ जाएगा। जाएगा। तो जैसे ही उसका ITA आएगा, हम उसका ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट डाल देंगे। Okay. तो जैसे ही ब्रिजिंग वर्क परमिट मिल जाएगा, ही कैन वर्क। Right. लेकिन तब तक लीगली टू स्टे इन कनाडा हम उसका विजिटर रिकॉर्ड डाल सकते हैं। Right. ठीक है, वो हमने करा। तो लास्ट ऑप्शन उसके पास ये है कि अगर वो कहता है मेरे को नहीं रहना और मेरे को विजिटर रिकॉर्ड भी नहीं करना और मेरे को स्टडी भी नहीं करनी है, आई डोंट हैव मनी फॉर दिस, और मेरे को इंडिया जाना है, या मेरे को जाना है, मेरे को लीगल नहीं रहना, आई वांट टू गो बैक, फिर उसको रिकमेंड करते हैं अगर इंडिया जा रहे हो तो वहाँ जाके 1 साल कोई जॉब कर लो, वेट फॉर ITA। अगर 1 साल से पहले आपको ITA आ गया तो ग्रेट। अगर 1 साल से पहले ITA नहीं आता, मतलब तो 1 साल नौकरी कर लो। अगर जाते ही 1-2 महीने में ITA आ रहा है और आप इंडिया रह रहे हो, बहुत बढ़िया है। जब PR आ जाएगी 6 महीने में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो आप वापस आ जाना। Right. और अगर 1 साल आपने वहाँ जॉब कर ली इंडिया में Tier 0, 1, 2, 3 की, तो वापस आ जाना। उसका आपको एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाएगा और फिर आपकी PR हो जाएगी। या स्टेम कैटेगरी की कोई कैटेगरी बेस्ड जॉब कर लो, तो उससे आपको स्टेम कैटेगरी में जो कैटेगरी बेस्ड रॉ है, उसके अंदर आपको इनविटेशन आ सकता है। ठीक है, तो यू हैव टू प्लान इट। अगर वापस भी जाना है तो भी किसी से कंसल्टेशन लेके जाओ कि मैं क्या जॉब करूं, और अगर आपको यहाँ रहना है तो उसके भी मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस बताए हैं, वो कर लो। टू समराइज, स्टडी परमिट डाल सकते हो, विजिटर रिकॉर्ड डाल सकते हो, LMI ढूंढ के वर्क परमिट ले सकते हो, क्लोज्ड। राइट। सो स्टूडेंट्स हैं कई सारे यहाँ पर, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें वो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, एंड उनके पास इतने भी फंड्स नहीं है कि वो कोई और एप्लीकेशन अप्लाई करें या अपनी फाइल एक्सटेंशन अप्लाई करें। तो इस केस में हम उन स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं?
हमारे पास आती हैं कॉल्स, हमारे पास कई सारे रेफरेंस से भी आते हैं लोग जिनके फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, और हम न्यूज़ में भी सुनते हैं बच्चों ने सुसाइड कर लिया या बच्चे Right. डिप्रेशन में हैं बिकॉज फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं काफी है, और serious situation है, सीरियस right. सिचुएशन है, बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं है, और पीछे भी बैक होम से भी नहीं मंगा सकते. बट इन दिस सिचुएशन आपकी इमिग्रेशन वेट कर सकती है, ठीक है, आपकी पीआर थोड़ा डिले हो जाए चलेगा, लेकिन मेरी सजेशन होती है कि आप अपना स्टेटस से जेपोटाइज मत करो, अपना स्टेटस मेंटेन रखो इस कंट्री में. स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है तो स्टडी परमिट एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालो. Okay. कोई और नहीं, अगर आप स्टडी परमिट की एप्लीकेशन नहीं डालनी तो विजिटर रिकॉर्ड की एप्लीकेशन डालो. बस किसी भी तरीके से अपना स्टेटस मेंटेन रखो इस Maintain कंट्री करना में, और स्टेटस मेंटेन रखने के लिए जो भी एप्लीकेशन सरकारी फीस है वो इंतजाम कर लो. सोबर इमिग्रेशन के पास आ जाओ कि भाई मेरी ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, आई नीड योर हेल्प. हमने बहुत बच्चों की हेल्प की है, हम बोल देते हैं कि बाद में पैसे दे देना, नहीं है तो कोई बात नहीं मत देना, लेकिन अपना स्टेटस मत खराब करो. तो हम फ्री सर्विस दे सकते हैं, प्रो बोनो पे काम कर सकते हैं, या फिर इफ यू वांट आप बाद में पे करना चाहते हो बाद में कर दो. छोटी मोटी एप्लीकेशन हम कर देंगे सिर्फ टू सेव योर स्टेटस इन कनाडा. कल को ऐसा ना हो कि आपका स्टेटस खराब हो गया और आपको हमेशा मन में रहे या मेरे को कुछ टाइम कोई हेल्प कर देता और मैं अपना स्टेटस बचा लेता, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को कंसल्टेशन मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेजॉरिटी कंसल्टेशन पेड होती हैं Paid होती हैं. और मैं कंसल्टेशन नहीं ले पाया, तो आप कोई बात नहीं, आप हमें एक ईमेल लिखो, अपनी सिचुएशन बता दो और मैं आपको सलाह भी फ्री में दे दूंगा. मैं कंसल्टेशन की भी चार्ज नहीं करूंगा. Which is very generous. हाँ, in जस्ट today's टू time. सेव योर स्टेटस इन कनाडा एंड हेल्प यू इन दिस डिफिकल्ट पीरियड. Right. लेकिन अगर आप जेन्युइनली किसी ऐसे कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो राइट. और हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि आज की सिचुएशन में वो जॉब्स कैसे ढूंढें कनाडा में. जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो वर्क परमिट्स पे हैं उनके लिए भी, जो नए इमिग्रेंट आए हैं उनके लिए भी, जो पीआर है उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है ये पीरियड, जिसमें रिसेशन चल रहा है, चाहे एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, चल रहा inflation है, भी ठीक है. है, और इन्फ्लेशन भी है, तो जॉब्स नहीं है मार्केट में, ये सच है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ जॉब, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है. तो फाइंडिंग अ जॉब, मैं हमेशा बोलता हूँ फाइंडिंग अ जॉब इज़ अ जॉब. आप फुल टाइम बैठ जाओ सुबह से शाम तक जॉब ढूंढने, जैसे आप किसी जॉब पे जा रहे हो, आपको एक हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, इफ़ यू अनलकी देन महीने में जॉब मिल जाएगी. Okay. लेकिन इफ़ यू लकी में भी एक दिन में मिल जाए, लेकिन स्ट्रैटेजी तो प्लान करनी है ना. कई लोगों को लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिल जाती है, कई लोगों को रेफरेंस के थ्रू मिल जाती है. कनाडा में मेजॉरिटी जॉब रेफरेंस के थ्रू भी है. Right. Networking is very नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है. कई लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है. इंडीड पे अप्लाई करो, कॉल्स करो, इंडीड पे जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है एक अपना रिज्यूमे अपडेटेड बनाओ. ऐसा नहीं कि सेम रिज्यूमे सेम जॉब्स के लिए, सारी डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करी जा रहे हो, सेम यूज़ कर रहे हो. Customize कस्टमाइज करो बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, बेस्ड ऑन कि कौन सी जॉब आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो वाले कीवर्ड्स उठाओ, अपने रिज्यूमे में डालो. Right. क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है, वो AI यूज़ करती हैं ATS. टू फिल्टर योर रिज्यूमे. Right. तो किसी ह्यूमन के पास तो वो गया ही नहीं, पहुंचेगा रिज्यूमे ही नहीं. पहुंचा ही नहीं है, पहले ही रिजेक्ट हो गया. तो आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा अपना रिज्यूमे बिल्डअप करने के लिए डिफरेंट जॉब्स के लिए, अगर आप ठीक ठाक जॉब अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है. Right. इसके अलावा जब भी आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस कंपनी का नाम उठाओ Okay. और उनके ईमेल आईडी, उनको ईमेल डायरेक्टली भी करो. Okay. डायरेक्टली आपने इंडीड के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई किया है, उनको डायरेक्टली भी ईमेल करो. Okay. उसके बाद उनको ईमेल करने के बाद कॉल भी करो. अच्छा, तो आपके एप्लीकेशन को एक जंप स्टार्ट मिल जाएगी. यस. और अगर उनकी वेबसाइट पे ऑप्शन है अप्लाई फॉर जॉब्स, तो वहाँ भी अप्लाई करो. Okay. ठीक है. और ऐसे आप दिन में टारगेट बनाओ कि आई हैव टू रीच आउट टू एटलीस्ट 40 कंपनीज मिनिमम. Okay. मेरे को 40 एप्लीकेशंस डालनी है. Right. तो कंपनी ने अगर जॉब पोस्टिंग की है, दैट मीन्स दे हायरिंग. आपको क्यों नहीं कर रहे, तो आपको उस पर काम करना है. Right. आपको ये नहीं कहना कि जॉब मार्केट में नहीं है तो मुझे नहीं मिल रही. Right. तो अपने रेज्यूमे में पूरा एफर्ट डालना है. यस. और जब तक जॉब नहीं मिल रही तो ऐसी चीज़ें करो. सर, मैं बार बार पहले भी मैंने कई सारे पॉडकास्ट में कहा है, फ्री के सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो कर लो, थोड़े बहुत पेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे वो करो. डोंट थिंक कि ऐसे सोचो, उल्टा सोचो कि मुझे क्यों नहीं मिल रही है जॉब. Right. तो अपने आप को अपस्किल करने आप की स्किल नीड है. करो, मुझे क्यों नहीं मिल रही, अपनी स्किल्स डेवलप करो, मुझे ये जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो करो. Right. ठीक है. जैसे हमें पता है कि हमें ट्रकिंग की जॉब करनी है तो लाइसेंस चाहिए. Correct. ठीक है. ऐसी बहुत सारी जॉब है जिसमें लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेशंस आपको हेल्प मिल जाएगी. मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा तो मुझे हेल्प मिल जाएगी. Help ठीक मिल है. जैसे आपको मल्टी टैलेंटेड रहने वाला एक माइंडसेट अपना बनाओ कि मेरे को मल्टी स्किल, जैसे मल्टी लैंग्वेज होती है तो किसी बार 2 लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो ऐसी आपके पास स्किल्स मल्टीपल होनी चाहिए. अगर आप ऑफिस एडमिन की जॉब अप्लाई कर रहे हो और आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वो कंपनी सबसे पहले आपको भाग के हायर करेगी कि उनको एक एम्प्लॉय मिल रहा है जिसको 2 चीज़ें आती हैं. Right. ऐसी जिसको ऑफिस एडमिन का काम आता है, अगर उसको सेल्स का भी एक्सपीरियंस है, तो कंपनी के लिए कितना बड़ा एसेट है वो. Of course. तो ये आपको प्रूव करना है किसी भी कंपनी को. तो Right. जॉब्स ढूंढना
इज़ नॉट इम्पॉसिबल इन दिस करंट सिनेरियो. Right. आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप ओंटारियो में GTA में बैठे हो, ब्रैम्पटन में हो या मिसिसागा में हो या टोरंटो में हो या स्कारब्रो में हो, कहीं भी हो, और आपको यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो सच है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ जॉब्स नहीं है, कम है, तो आप एल्बर्टा जाने को तैयार हो, आप नोवा स्कॉशिया जाने को तैयार हो, उससे बेटर मैं एडवाइस करूँगा आप ओंटारियो में ही थोड़ा बाहर जॉब्स देख लो. Okay. ओंटारियो में छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर लो, 1-2 घंटे दूर GTA से, वहाँ अप्लाई कर लो. जब आप एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जाने को तैयार हो, तो विद इन दिस स्टेट ओंटारियो के अंदर 1-2 घंटे ट्रैवल कर लो, Right. यहाँ मूव कर लो, इधर आपको जॉब्स मिल जाएंगी. मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, हैं. जस्ट नीड टू लुक अराउंड. हाँ, आपको अगर GTA में ही ढूंढोगे, ये रिजिट रखोगे मेरे को GTA में मिल जाए, आप अभी पक्का ठिकाना तो है नहीं, बिल्कुल. तो आपको थोड़ा सा बाहर जाके नाइगरा रीजन में देख लो, सेंट कैथरीन में देख लो, लंदन है, विंडसर है, छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे अप्लाई कर लो, वहाँ मिल जाएंगी जॉब्स. और छोटे टाउन्स में, छोटे सिटीज़ में एम्प्लॉयर्स भी सपोर्ट करते हैं, उनको लोग नहीं मिलते काम करने के लिए, बिल्कुल. तो वहाँ पे आपको LMI भी देंगे, PNP भी देंगे. और जो लोग बिना जॉब के मूव कर जाते हैं, अल्बर्टा चले गए या अटलांटिक प्रोविंसेस में चले गए, उनके लिए भी एडवाइस है, बिना जॉब के मूव मत करो, यहाँ बैठ के जॉब अप्लाई करो, उनको बताओ वी आर रेडी टू रीलोकेट. ओके. अगर जॉब मिल जाए तब मूव करना. बहुत सारे मैंने बच्चों से बात होती है तो वो कहते हैं जी हमें 3-3 महीने हो गए, हम मैनिटोबा बैठे हैं, विनिपेग बैठे हैं, या हम अटलांटिक प्रोविंसेस में गए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं और हमें जॉब नहीं मिल रही है, राइट. और वापस आ रहे हैं वो. राइट. ठीक है, तो और यहाँ उनके सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो मेरी ये हमेशा एडवाइस रहती है, आप जा रहे हो जॉब लेने, पहले जॉब ढूंढो फिर मूव करो. बिकॉज मूविंग इज अ बिग डिसीजन. एक्सपेंस भी तो है, Of course. $1,000-2,000 तो ऐसे लग जाते हैं. बिल्कुल. तो आप पहले जॉब ढूंढोगे फिर मूव करोगे, और फिर अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिलता है जिसको आपने कहा है कि आई एम रेडी टू रिलोकेट, और वो सीरियस है, और उसको भी पता आप सीरियस हो, Right. तो फिर आप मूव करो और कमिटमेंट पहले ही ले लो. कई बार ऐसे होता है एम्प्लॉयर आपको बुला लेता है या आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वहाँ जाके पता लगता है ही विल नॉट सपोर्ट फॉर PNP या LMI, तो वो आपको पहले ही क्लैरिटी लेनी है. इसी क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड करते हैं. ये तो उनके लिए हो गया जो स्किल्ड हैं ऑलरेडी एप्लीकेंट्स, और अगर उनका पास्ट में एक्सपीरियंस भी रहा है, बट जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट वो पार्ट टाइम जॉब्स टारगेट करना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स शुड दे टारगेट? ओके, जो बच्चे ऑलरेडी आए हैं या जो बच्चे अभी PGWP शुरू हुआ है जिनका, उनको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी, अभी अपना करियर मत देखो कि मेरे को अगर रिजिड मत हो कि अगर मैं मार्केटिंग में हो तो मेरे को मार्केटिंग का ही मैंने प्रोग्राम किया है तो मेरे को मार्केटिंग की ही आगे जॉब मिल जाए, तो रिजिड नहीं होना है. अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रैवल का या कोई और आपने कोर्स किया तो मेरे को यही जॉब चाहिए, नहीं. आपने अभी देखना है मेरी PR कैसे होगी, जितना टफ इस टाइम हुआ है PR लेना, उसको इंपॉर्टेंट दो, प्रायोरिटी दो कि मेरे को पहले PR चाहिए, उसके बाद मैं करियर बनाऊंगा, पूरी लाइफ पड़ी है. ठीक है. आपने RNIP एक प्रोग्राम है, अच्छा. ठीक है, उसको टारगेट करना है कि वहाँ पे मेरे को जॉब्स मिल जाए, तो वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपकी PNP जल्दी हो जाएगी, PR जल्दी हो जाएगी. ठीक है. किसी ऐसे प्रोविंस में जहाँ पे कोई इन डिमांड कोई कैटेगरी है, इन डिमांड वाली जिसमें जल्दी PR हो रही है, विद इन 6 मंथ्स या सिर्फ जॉब ऑफर मिलते ही हो रही है, वहाँ चले जाओ. जैसे नोवा स्कॉशिया में इन डिमांड कैटेगरीज हैं, आपको पता है कि ये इन डिमांड है, ट्रकिंग इन डिमांड है, या ये वाली स्पेसिफिक सुपरवाइजर की जॉब इन डिमांड है, या ये वाली ट्रेड की जॉब इन डिमांड है, तो वो वाली पकड़ो, उसी में ढूंढो और उसी में करियर बनाओ, उसी में 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो और उसमें PR लो. अगर आप कर सकते हो ट्रेड की जॉब्स पकड़ो. स्किल ट्रेड की जॉब्स आपको 1-1 साल में PR दिलाएंगी. 1 साल का काम किया और 1 साल बाद यू कैन क्वालिफाई फॉर ओंटारियो स्किल ट्रेड में भी और फेडरल स्किल ट्रेड में भी. आपने कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉज आते हैं, जो उसके अंदर स्टेम के अंदर कोई जॉब आपको मिल जाती है, उसमें टारगेट करो. तो आपने पहले ही जब जैसे या तो कई बार एक बच्चा बड़ा स्मार्ट था, तो उसको मैंने बोला ये कि वेरी स्मार्ट कि अभी तेरा PGWP आया भी नहीं है और तू लास्ट सेमेस्टर में बैठा है, एंड यू स्टार्टेड टेकिंग कंसल्टेशंस और होमवर्क करना कि मेरा PGWP आएगा तो मैं कौन सी जॉब करूँ. राइट. उसको मैंने उसका इंटरेस्ट पूछ के, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है और क्या करना चाहता है, पूछ के मैंने उसको गाइड किया कि ये कुछ 9 कोर्स हैं, इसमें जॉब ढूंढ अपनी, अभी से ही ढूंढ ले. तो लास्ट सेमेस्टर है, पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ तेरे पास टाइम है, तो फाइंड दीज काइंड ऑफ जॉब्स. तो अगर वो पढ़ाई के साथ साथ ही आपको जॉब मिल जाए, वहीं पे फुल टाइम बाद में ज्वाइन कर लेना. राइट. बिकॉज एज अ स्टूडेंट काफी टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल होता है टू डू द अदर रिसर्च. यस. राइट. तो इसलिए स्किल ट्रेड हाईएस्ट प्रायोरिटी रखो इस टाइम, जो आपको 1 साल जॉब करके PNP दिला दे या PR दिला दे, और उसके बाद जो स्टेम या कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हैं ये वाली, या इन डिमांड वाली जो जॉब्स हैं किसी भी PNP के लिए, राइट. वो टारगेट करो. राइट. हमारे काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट व्यूअर्स हैं जो पूछ रहे हैं कि फ्रेंच लर्न करने से उन्हें कोई बेनिफिट होगा या नहीं. बहुत होगा अगर कर सकते हो तो. मैंने भी फ्रेंच सीखी थी फ्रॉम अलियंस फ्रांसिस, A1 A2 मैंने क्लियर किया था, तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ. इट्स नॉट ईजी, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो एक और लैंग्वेज, आपके लिए हमेशा काम आएगा, आपके करियर के लिए भी काम आएगा, प्लस हमेशा
कुछ नई चीज़ सीखने का क्यूरियोसिटी बनी रहती है। राइट। तो अगर फ्रेंच सीखना चाहते हो, कुछ है इंस्टीट्यूट्स कनाडा में, कुछ लोग हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो 6 से 8 महीने में आपको सिखा देंगे फ्रेंच इतनी, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओह, और अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो, बेसिक सीख लेते हो, तो आपको 2 लेवल हैं, जैसे CLB 5 और 7 होता है, ऐसे एक लेवल क्लियर करते हो तो आपको वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसको कहते हैं फ्रैंकोफोन वर्क परमिट। ओके। ठीक है, मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर आता है। तो उससे कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको एक जॉब लेटर दे दे और आपके पास वो बेसिक फ्रेंच है, लेवल सिर्फ एक आपको जॉब ऑफर दे देता है, लेटर, नॉट LMI, उसके बेस पे आप Okay. वर्क परमिट डाल सकते हो। ठीक Okay. है, आउटसाइड क्यूबिक होना चाहिए कहीं पे भी। तो बेसिक फ्रेंच सीखने का फ़ायदा ही हो जाएगा। और अगर आप और थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ले तो अपनी आइल्स, ये अपना फ्रेंच, तो आप उसमें एक्सप्रेस एंट्री पे पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। तो फ्रेंच आपके पॉइंट्स ऐड ऑन करता है। दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो 12th के बाद आए हैं। राइट, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हाँ, जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आए हैं उनका फिर स्कोर 450, 460, 470 बनता है। जो बच्चे 12th के बाद आए उनका स्कोर 350, 370, 380 बनता उनके लिए है। काफ़ी बड़ा ऐड ऑन है। उनके लिए ऐड ऑन है, अप टू 50 पॉइंट्स बढ़ जाता है फ्रेंच से। राइट। ठीक है, और अगर उनका PGWP खत्म भी हो रहा है तो ये फ्रेंच उनको फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में वर्क परमिट दिला देगा। राइट। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि हम अपना स्टेटस कैसे रिस्टोर करें, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस ओके, होगी? सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्टेटस हो गया है, कई बार गलती से हो जाता है, कई बार नहीं पता होता। एक बच्ची आई थी पीछे जिसका उसको पता ही नहीं था मेरे को PGWP के विद इन दिस पीरियड डालना है, एक्सपायर और एक्सपायर हो गया और उसको डेडलाइन चली गई एंड उसने अप्लाई किया, PGWP रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर हमारे पास आई, हमने डाला उसका टाइमली और रिस्टोरेशन फीस भर के रिस्टोरेशन डाल के, और रीज़न दिया कि जेन्युइन मिस्टेक है, इसको पता नहीं था, और जिससे इसने सलाह ली थी उसने भी गलत दी थी क्योंकि उसको भी नहीं पता था। राइट। तो उसको रिस्टोर करा दिया था हमने। तो इस एग्जाम्पल इसलिए दिया कि बहुत सारे बच्चे जेन्युइन गलती कर देते हैं, या उनको पता ही नहीं होता अब क्या करें, ऑप्शन या पैसे नहीं होते, जो भी रीज़न है XYZ। तो रिस्टोर कराने के लिए TRP की एक एप्लीकेशन लगती है। Okay. या आप अब एडमिशन लो, जिस भी कॉलेज में आपने पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या अपने ही कॉलेज में आपने, अगर आप कोई किसी कोर्स में फेल हो गए थे, उसमें दोबारा एडमिशन लेना है, कोर्स कंप्लीट करना है, या फिर नया कोर्स लेना है, वो एडमिशन लेके एनरोलमेंट लेटर लेके आप अपनी फीस दिखा दो, या भर दो, या दिखा दो अपने अकाउंट में, और स्टडी परमिट एक्सटेंशन डाल सकते हैं। Okay. तो स्टडी परमिट एक्सटेंशन विद रेस्टोरेशन फीस डाल के आप रिस्टोर कर सकते हो स्टेटस। तो कभी भी आउट ऑफ स्टेटस होते हो ये मत सोचो अब कुछ नहीं हो सकता, कीप ऑन ट्राइंग। अगर 3 बार रिजेक्ट भी हो गया है तो 4th टाइम भी आप अप्लाई कर सकते हो विद बेटर एप्लीकेशन, कि पिछली बार ये डाला था तो उन्होंने रिजेक्ट किया, तो हम इस बार ये और डालते हैं। तो गिव अप नहीं करना है। तो अगर किसी का रेस्टोरेशन डालना है और आउट ऑफ स्टेटस हो गए हो फॉर एनी XYZ रीज़न, हमारे पास आ जाओ, हम आपको गाइड करके हेल्प कर देंगे। ओके। काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और सबका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उनकी एप्लीकेशन में, इमिग्रेशन एप्लीकेशन में क्या है? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन में किसी भी एप्लीकेशन में हमारा सबमिशन लेटर होता है। ओके। जब क्लाइंट एप्लीकेंट अपने आप एप्लीकेशन डालता है तो वो डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो डाल दिए, लेकिन जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो हम एक सबमिशन लेटर बनाते हैं। समटाइम्स द सबमिशन लेटर इज़ अप टू 2, 3, 4 पेजेस। हम उसमें सब एक्सप्लेन करते हैं, हम वीज़ा ऑफिसर को के लिए परोस के देते हैं हर चीज़। आप ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मैंने तो सब डॉक्यूमेंट दे दिए, वीज़ा ऑफिसर अपने आप ढूंढ ले इसमें और अपने आप दिमाग लगा ले और अपने आप हमें PR या प्रिसाइज, तो अब हमारी एप्लीकेशन अपने आप देख ले सारी और अपने आप जजमेंट दे के हमें अप्रूवल दे दे। वो ज़्यादा टाइम लगाएगा या कोई गलती करेगा, क्योंकि है तो ह्यूमन एरर हो सकता है। हम वीज़ा ऑफिसर के लिए ईजी कर देते हैं। सबमिशन लेटर इज़ समरी प्लस उसमें जितने भी सेक्शंस हैं हमारे इरपा के इमिग्रेशन के जितने भी सेक्शंस हैं वो डालते हैं उसमें। ठीक है, कि ये सेक्शन के अंडर इसका ये बनता है, ये दो, इसकी ये सिचुएशन है जो ये चीज़ में क्वालिफाई करती है, ये दो। केस लॉस लगाते हैं कि पहले इस कैटेगरी में ऐसे ऐसे अप्रूवल चाहिए। ठीक है, कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो इसलिए हमारा या किसी भी इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट का जो सबमिशन लेटर है वो बहुत कीमती चीज़ होती है टू कन्विंस वीज़ा ऑफिसर एंड कन्वर्ट योर एप्लीकेशन इनटू अ अप्रूव्ड एप्लीकेशन। आपको अप्रूवल दिलाने में बहुत हेल्प करती है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हो इमिग्रेशन की तो ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल, क्योंकि वो अपना सबमिशन लेटर लगाएगा। राइट। यूजुअली आजकल के सिनेरियो में अगर हम देखें तो इमिग्रेशन एप्लीकेशंस आर एक्सीडिंग द एवरेज टाइम। इस सिचुएशन में व्हाट कैन एप्लीकेंट्स डू? आई एम श्योर उनके हाथ में कुछ नहीं है जो वो कर सकते हैं, बट आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? ओके, ये कॉमन है। मैं आई वुड से 20-30% ऐसा हो जाता है, या सम पीपल आर अनलकी, या सम एप्लीकेशंस अगर अच्छे से नहीं लगाई आपने, वही वाली बात प्रिसाइसली नहीं लगी हुई और वीज़ा ऑफिसर के लिए थोड़ा सी चीज़ें मुश्किल कर दी हैं, या सिचुएशन ऐसी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ,
अभी लेटेस्ट जो केस चल रहा है, जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का केस था, लड़का अलग कम्युनिटी का है, लड़की अलग कम्युनिटी की है, नेशनलिटी डिफरेंट है, कल्चर्स डिफरेंट है, तो जब भी ऐसी एप्लीकेशन जाती है और लड़का आउट ऑफ स्टेटस था, ओके, तो इमिग्रेशन क्या करता है, उठा के ऐसी एप्लीकेशंस को साइड में कर देता है। नॉर्मल एप्लीकेशन होगी, सेम कल्चर, सेम सब कुछ स्टेटस पे है, तो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देते। वी हैव सीन इनलैंड एप्लीकेशन अप्रूविंग इन 4-5 महीने में अप्रूव हो गई है, ओके, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेशन लगाई हमने नहीं थी, लेकिन हमारे पास अब आया है सिचुएशन में, तो इस एप्लीकेशन को 15-16 महीने हो गए और प्रोसेसिंग टाइम 12 महीने था। अब वो लड़का आउट ऑफ स्टेटस है, ही कैन नॉट वर्क परमिट नहीं है, और लड़की मतलब सब परेशान होते हैं और स्ट्रेसफुल होता है फैमिली के लिए भी, क्या हो रहा है, एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही। तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो। सबसे पहला आप कर सकते हो, वेब फॉर्म रेज करो और उसमें अच्छे से लिखो कि भी इतना टाइम हो गया, ये हो गया, रिक्वेस्ट करो, अपना रीज़न दो। वेब फॉर्म पे भी एक ऑप्शन होता है कि एक्सपेडाइट करानी है, तो अपना कोई रीज़न दो क्यों एक्सपेडाइट करानी है, तो उसमें लिखो कोई भी आपका जेन्युइन रीज़न है, मेडिकल ग्राउंड है, ट्रैवल है, कुछ भी है, उसमें मेंशन करो, वो डालो, वेब फॉर्म डाल दो। लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा, या आपका कोई एक फैमिली मेंबर कनाडा में है, तो कॉन्टैक्ट करो कि ये जैसे एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बुलाना था और विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन 1-1 साल पड़ी है, वो छुआ ही नहीं, तो वो दैट चाइल्ड कैन दैट पर्सन जिसने अपने पेरेंट्स को बुलाना था, वो अपने एमपी को कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोई स्पाउस है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कॉन्टैक्ट करो, बाय वर्बल फ़ोन कॉल करो, ईमेल करो और पर्सनली मिल के आओ। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि मतलब ब्लॉक किया होता है कि जी हम तो फ़ोन और ईमेल पे मिलते हैं, हम मिलते ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे क्योंकि इरिटेटिंग होता है, उन पब्लिक में है तो लोग तंग भी करते हैं। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इरिटेट भी हो जाते हैं कि बार बार आप एवरी डे कॉल कर रहे हो, एवरी वीक कॉल कर रहे हो, जी क्या बना। उनकी जॉब नहीं है, लेकिन दे कैन बी अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड IRCC। वो पूछ सकते हैं जी स्टेटस अपडेट क्या है, तो आप उनको ईमेल कर दो। नॉर्मली जनरली वो 2 वीक्स में, वो आपको कहते हैं कि 2 वीक्स में IRCC बताएगा, वी विल गेट बैक टू इन 2 वीक्स। तो आपको स्टेटस बता देते हैं, कुछ रिकंसिडरेशन में हेल्प करनी है वो बता देते हैं, तो दैट इज अ स्टेप कि वो भी आप कर सकते हो एटलीस्ट यू कैन रीच आउट और आप टू जान सकते हो समबडी। कि आपकी तो सबसे पहला वेब फॉर्म, सेकंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, Okay. ठीक है। और अगर ये भी फेल हो जाते हैं तो आपने थर्ड क्या करना है, एक एप्लीकेशन होती है रिट ऑफ मैंडमस, जो लॉयर कर सकते हैं, फेडरल कोर्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन से क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस अपना काम डिले कर रहा है या नहीं कर रहा है टाइमली फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आप कोर्ट में जाते हो विद ऑल दी एविडेंस और कोर्ट डायरेक्ट करता है टू दैट डिपार्टमेंट, इन आवर केस इमिग्रेशन IRCC, कि भाई ये एप्लीकेशन को इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो या वॉट एवर, राइट। डायरेक्शन जाएगी तो IRCC जल्दी उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिनेरियो में नहीं जाता आप फाइल करते, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम हो जाए, जैसे इस बच्चे का 12 महीने का प्रोसेसिंग टाइम था और अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है, CBS कह रहा है बाहर चलो कंट्री से क्योंकि यूर आउट ऑफ स्टेटस, और उसकी वाइफ परेशान हो रही है, वो परेशान हो रहा है, एंड ही कैन नॉट वर्क बिकॉज का वर्क परमिट नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं। तो वो उस सिचुएशन में हम अभी 16 महीने हुए एंड वी आर रेडी कि अब चलो रेट ऑफ मैंडमस डालते हैं, ठीक है। सारा कुछ कर लिया, कुछ नहीं बना, अब ये डालते हैं, तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा और एंड होपफुली जल्दी अप्रूवल आ जाए। तो ये 3 तरीके मैंने बताए हैं। अगर किसी की एप्लीकेशन नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा हो गया है और सिर्फ वो फाइल पड़ी हुई है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ये 3 ऑप्शन है। वेब फॉर्म अच्छे से डालना है, ठीक है। सेकेंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड रिट ऑफ मैंडमस। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये भी क्वेश्चन आया है दैट दे नो दैट यू नीड वर्क परमिट टू वर्क इन कैनेडा, बट इफ यू आर ऑन अ विजिटर वीज़ा, इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर देम आल्सो टू वर्क? वो यहाँ पे काम कर सकते हैं? विजिटर वीज़ा पे कोई आ जाता है वो काम नहीं कर सकता है, तो हमारे पास कॉल्स बहुत आती हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं क्योंकि वी डोंट प्रोवाइड जॉब्स, ठीक है। तो बहुत सारे विजिटर्स आते हैं जो कॉल करते हैं ऑफिस में कि जी हमारे को विजिटर पे आए हैं, ये हमारा रिज्यूमे एंड प्लीज़ हेल्प अस टू फाइंड अ जॉब, या हमें LMI बेस्ड जॉब दिला दो, ठीक है। तो हम तो LMI, हम तो जॉब्स वगैरह वो सब चीज़ों में नहीं करते, बट येस वी कैन गाइड। अगर आप आए हो विजिटर वीज़ा पे और आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, क्योंकि जो जितने भी लोग विद एक्सपीरियंस आते हैं, यू कैन ट्राई, फील फ्री टू ट्राई एंड कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयर्स कि भी हमें जॉब चाहिए, लेकिन LMI बेस्ड जॉब होनी चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल अवर क्लाइंट्स आर फ्रॉम मेजॉरिटी फ्रॉम इंडिया या एशियन कंट्रीज से या मिडल ईस्ट से, तो आप आते हो जो मैक्सिको वगैरह और कंट्रीज से आते हैं जहाँ ट्रीटी साइंड है कनाडा में, तो उनको LMI बेस्ड जॉब नहीं चाहिए, उनको जॉब ऑफर से भी काम चल जाता है। लेकिन स्पेशली अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो वो आके LMI अब ढूंढ सकते हैं, LMI बेस्ड जॉब, और फिर अपना वर्क परमिट फाइल कर सकते हो, तब काम कर सकते हो। या किसी से शादी करते हो तो स्पॉन्सरशिप डलती है, तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आप वर्क परमिट लेते हो तो काम कर सकते हो। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं
ठीक है। जैसे एक प्रोग्राम है एग्री फूड पार्लर प्रोग्राम है, तो उसके अंदर बेसिक जॉब्स हैं, बूचर की है, लेबर की है। अगर वो वाली आपको एलएमआई मिल जाती है विच इज़ ईजी टू फाइंड, वो Right. मिल जाती है, तो आप 1 साल वो काम कर लो, तो पीआर भी डाल सकते हो उसके बाद। ओके, ठीक है। एलएमआई ढूंढनी है तो आप अगर विजिटर पे आके, अगर विजिटर वीज़ा लगा हुआ है, इंडिया से बैठ के अपने अपनी कंट्री से बैठ के पहले ही शुरू कर दो रिसर्च करना कि मैंने कनाडा जाना है, एंड स्टार्ट फाइंडिंग जॉब। अगर आपका इंटेंशन पीआर लगाने का है। पीआर का है और जॉब ढूंढनी है, ठीक है। बट कीपिंग इन माइंड कि आपने विजिटर वीज़ा किस पर्पज से लिया है। अगर Right. आपने विजिटर वीज़ा सिर्फ विजिट करने के लिए लिया हुआ है और आपकी ईमेल चल रही है टू फाइंड अ जॉब, Right. तो सीबीएसई ऑफिसर एट द बॉर्डर पोर्ट ऑफ एंट्री आपको वापस भेज सकता है कि आर Okay. नॉट जेन्युइन बोनाफाइड विजिटर, Okay. आप यहाँ पे जॉब्स लेने आ रहे हो, देने आ ठीक रहे है। हो, तो right. वो सब देख लेना, Right. लेकिन कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल है, दुनिया करती है। राइट। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स मतलब ये भी पूछते हैं कि इंडिया में बैठे बैठे वो अपना विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे शुड फॉलो। दे वांट टू एक्सप्लोर, वो यहाँ पे आके देखना चाहते हैं लाइफ कैसी है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि वो पीआर के लिए अप्लाई करें या ना करें। तो उनके लिए क्या आप टिप्स बता सकते हैं? ओके, विजिटर वीज़ा पे कोई भी जो कनाडा आना चाहता है, सबसे पहला मैंने पिछले कई सारे पॉडकास्ट में बोला है कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो हायर अ राइट कंसल्टेंट या राइट इमिग्रेशन लॉयर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो लाइसेंस्ड है, ओके, ठीक है। आपको जो इंडिया में विजिटर वीज़ा फाइल होता है, कि इंडिया में भी कोई भी जेन्युइन बड़ी कंपनी है जिसको आपने हायर करा है टू फाइल योर विजिटर वीज़ा फॉर यू एंड योर फैमिली, वो बड़ी कंपनी जेन्युइन लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी फ्रॉड या फेक एजेंट के उसमें चढ़ गए। जब कोई आपको बोल रहा है कि पेमेंट आपको बाद में करनी है, हम आपका श्योर शॉट काम करा के देंगे, आपको वहाँ पे नहीं जाना। क्योंकि कई बार होता है पासपोर्ट दे दो वीज़ा लगवा देंगे, आपके मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट जो फेक लगाएंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक लगाएंगे, आपके डिग्रीज फेक लगाएंगे, आपकी जो फॉर्म्स भरे हैं उसमें फेक लगाएंगे। एक बार तो एक बच्चे का उन्होंने विजिटर वीज़ा लगाया, उसमें उसको मैरिड शो कर दिया विद 2 किड्स, और वो यहाँ आया, उसको पता ही नहीं था उसके फॉर्म में क्या डाला, और वो यहाँ आया, उस सरी में आया, उसने यहाँ पे लड़की कोई उसको मिल गई एंड ही गॉट मैरिड। जब उसने शादी करके यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन लगाई, तो उसको उसको बैन लगा मिसरिप्रेजेंटेशन का, और उसको पता लगा कि जो मेरा विजिटर वीज़ा पे फॉर्म भरा था उसमें मेरे को मैरिड शो किया हुआ था। तो जब वो पहले मैरिड था, यहाँ कैसे मैरी कर सकता है वो किसी और को, यहाँ कैसे शादी कर सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं इंडिया में एजेंट्स। मैं नहीं कहता सारे, लेकिन एक अच्छा परसेंटेज, हाँ, अच्छा परसेंटेज ऑफ नंबर है जिसमें जो इंडिया के एजेंट्स हैं जो बैठे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, उसमें आपको वीज़ा शायद ज़रूर मिल जाए, या मेजॉरिटी चांस होते हैं कि मिल जाता है, और आप यहाँ आ भी जाते हो। कई बार तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा लेते हैं, या कई बार फेक ट्रैवल हिस्ट्री लगाते हैं। आपको कनाडा में लगा दिया कि फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट लगा दिए कि ये यूएस का वीज़ा लगा हुआ था इस बंदे का, और वीज़ा ऑफिसर ने चेक ही नहीं किया, आपका यूएस का देख के कि इसका लगा हुआ है, या ही हैज़ ट्रैवल टू यूएस, आपको वीज़ा मिल गया फॉर वट एवर रीज़न, या एआई से आपको अप्रूवल्स आ गए। जैसे ही आप कनाडा में आओगे, आप आके यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो आप एलएमआई ढूंढोगे या पीआर के लिए कोई ट्राई करोगे, तो वो जो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो आपके यहाँ पे नुकसान होगा, आपको पीआर नहीं होगी आपकी। जब भी आप पीआर डालोगे वो पकड़े जाएंगे डॉक्यूमेंट्स कि आपने ये डाला था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो नहीं करना है। जब तक अब सिटीजनशिप भी हो जाए आपकी, तब भी ये आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती, मतलब आपकी सिटीजनशिप भी हो जाए उसके बाद भी रिवोक कर सकते हैं वो, कि मिस रिप्रेजेंटेशन लगा के, अगर कल को पकड़े गए तो इसलिए जो भी लोग फेक डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं वो यहाँ के रिफ्यूजी वगैरह डाल लेते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपनी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन डालनी है, या तो आप जेन्युइन बिजनेसमैन हो और यहाँ आके बिजनेस वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हो और यहाँ आके एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वीज़ा एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन करो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कनाडा में, इंडिया में इतना टाइम से काम कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, इतनी मेरी नेटवर्थ है, इतना मेरे पास लिक्विड है, मैं कनाडा जाऊँगा, इस शहर में जाना है, ये बिज़नेस देखना है, और ये मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये मैंने रियल्टर हायर किया हुआ है, और मेरे को बिज़नेस वीज़ा दे दो। आप आओ जेन्युइन तरीके से, आप देखो, बिजनेस हायर बाय करो और अपनी पीआर डालो बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर। अगर आप नॉर्मल विजिटर आना चाहते हो तो नॉर्मल विजिटर वीज़ा इजीली मिल जाता है। $100 सरकारी फीस होती है, $85 बायोमेट्रिक फीस होती है। तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी को आपको 15-15, 20-20 लाख, 30-30 लाख देने की, और वो पैसा 30-30 लाख रुपए ख़राब करने के बाद आप कनाडा आ भी जाते हो तो एक्चुअल ज़िंदगी शुरू होती है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। तो जैसे ही कोई आदमी आपको कह रहा है 10-20-30 लाख लूँगा और आपका विजिटर वीज़ा कनाडा का लगा दूंगा, वहाँ आपको कान खड़े हो जाने चाहिए, किस बात के 30 लाख रुपए ले रहा है। हम कनाडा में मेजॉरिटी लोग कोई $500 लेते हैं, कोई $1000 लेता है विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन डालने के, विच इज़ इंडिया के 50,000 रुपये हो गए, या 40,000 रुपये हो गए, 30,000 रुपये हो गए। तो कई लोग हैं जो 25-30,000, 50,000 में इंडिया में भी आपके विजिटर वीज़ा लगवा देते हैं एप्लीकेशन, कोई 10,000 में भी लगा देता है। तो आप 25 लाख 30 लाख किस बात के दे रहे हो? तो आप अपनी लाइफ उल्टा पैसे दे के ख़राब करवा रहे हो। तो इससे बेटर तो ये है कि 6 महीने बाद विजिटर वीज़ा लगा लेना। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है उसको ठीक कर लो, 6 महीने बाद लगा लेना। अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, आपको लेनी है, तो 6 महीने बाद रुक के ले लेना।
तो जो भी करना है प्लान करके फिर विजिटर वीज़ा लगाओ, रेदर देन आपने जल्दबाजी में या किसी को पैसे दे के लगाया, तो आपने पैसे दे के अपना लाइफ ख़राब की है फ्यूचर की, जो कनाडा में आपकी अच्छी हो सकती थी। राइट। अब बात करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के बारे में। जैसे आपको पता ही है रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी चेंज हुई है, तो कई लोग ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं कि अपने स्पाउस को वो कैसे इनवाइट कर सकते हैं इफ़ दे आर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा ओवर हियर। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आप इसके बारे में अगर एलैबोरेट कर सकें। ओके, जितने भी अभी जो लेटेस्ट चेंजेस आए थे उसके अंदर जो स्टडी पे हैं वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे अपने हस्बैंड वाइफ को, स्पाउस को नहीं बुला सकते। नहीं बुला सकते। तो अब वो परेशान हो रहे हैं कि जी हम पढ़ रहे हैं, हमें अपने स्पाउस को बुलाना है, Right. ठीक है। तो उनके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले वो अपने स्पाउस को विजिटर वीज़ा बुला सकते हैं, ओके। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, PGWP मिल जाएगा और जॉब मिल जाएगी, राइट। फिर वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट डालेंगे। ओके। तो ये 2 ऑप्शन है। अभी आप नहीं बुला सकते करंट सिनेरियो में ऑन वर्क परमिट, Right. लेकिन विजिटर वीज़ा बुला लो, या जब आपका PGWP आ जाएगा और जॉब मिल जाएगी तब आप बुला सकते हो। काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी PGWP इस साल एक्सपायर हो रही है, तो वो क्या ऑप्शंस उनके पास हैं और वो इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। अगर जिसका PGWP इस साल ख़त्म हो रहा है तो वही LMI ढूंढेंगे सबसे पहले, ठीक है। ठीक है। वो विजिटर रिकॉर्ड डाल सकते हैं, वो स्टडी परमिट डाल सकते हैं। तो उनके पास 3-4 ऑप्शंस हैं कि वो एक कनाडा में बैठे बैठे कर सकते हैं। तो जिनका इस साल भी ख़त्म हो रहा है, अगले साल भी ख़त्म हो रहा है, जिनका अगले साल ख़त्म हो रहा है वो प्लानिंग कर लें, अपनी PNP इसको टारगेट बना लें, या अपने कौन सी कैटेगरी में PR डालनी है उसको टारगेट बना लें, या अपनी ऐसी जॉब्स देख लें जिसमें विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को PR फाइल कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयर से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लें कि वो आपको सपोर्ट करेगा विद 50 पॉइंट्स LMI। जिनका अभी इस साल ख़त्म हो रहा है तो राइट अवे एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करो फॉर PNP LMI सपोर्ट। PNP के लिए जो भी आपके प्रोविंस की रिक्वायरमेंट है अपने एम्प्लॉयर को समझाओ। अगर आपको डाउट लगता है और एम्प्लॉयर को आप नहीं समझा सकते, या एम्प्लॉयर को आप पे ट्रस्ट नहीं है या नहीं समझ आ रहा है एम्प्लॉयर को, तो अपने एम्प्लॉयर को अपने कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर के साथ कनेक्ट करो। आस्क योर रिप्रेजेंटेटिव टू कनेक्ट विद योर एम्प्लॉयर, वो कम्युनिकेट डायरेक्टली कर लें। अगर हमें आप अप्रोच करते हो, हम आपके एम्प्लॉयर को आपका प्रोविंस का जो भी PR प्रोग्राम है, PNB पाथवे प्रोग्राम है वो बताएंगे, LMI के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि LMI के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं या हमारा ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाएगी। तो वेन एवर एनी एम्प्लॉयर, किसी को भी कोई ऐसा डाउट होता है तो वो डायरेक्टली हायर करता है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, Right. और वहाँ से अपनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सीख करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली हमें देते हो, और हम आपके लिए आपके एम्प्लॉई जो है उसको सपोर्ट कर सकते हैं PNP या LMI। तो जो बच्चा वो अभी ख़त्म हो रहा है PGWP, वो अपने एम्प्लॉयर्स को मनाओ, एम्प्लॉयर्स को तसल्ली दो। एम्प्लॉयर्स सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ऑनेस्टली हार्ड वर्क करके उनके साथ 2-3 साल टिक के काम करो, ताकि उनको बार बार परेशान ना होना पड़े टू हायर रीहायर ट्रेन करके रीहायर करना पड़े। वो उस साइकिल से में नहीं जाना चाहते। Right. अगर आप कमिटमेंट देते हो टू योर एम्प्लॉयर कि मैं आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल, 1 साल, 3 साल टिक के काम करूंगा या करूंगी, मुझे PNP LMI का सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको करेगा ज़रूर। लेकिन आपको उसको कन्विंस करना है, समझाना है। अगर आप नहीं समझा सकते तो हम समझा देते हैं कि ये प्रोसेस मुश्किल नहीं है, एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड हाउ वी कैन डू दिस, ठीक है। और अगर ये एक ऑप्शन है LMI का और PNP सपोर्ट का। सेकंड ऑप्शन है स्टडी परमिट फाइल करो, स्टडी परमिट ले लो और 1 साल पढ़ाई कर लो, एंड देन आपको टाइम मिल जाता है टू फाइंड एम्प्लॉयर। Right. और थर्ड ऑप्शन है विजिटर रिकॉर्ड डाल के वेट करो ITA का, ओके। और विजिटर रिकॉर्ड डाल के वेट करो टू फाइंड एम्प्लॉयर। ओके। ओके। एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है हमारे व्यूअर्स की कि कॉमन लॉ पार्टनर और स्पाउस का क्या डिफरेंस होता है? ओके, स्पाउस स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन और कॉमन लॉ स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन इज सेम, Okay. लेकिन वर्ड डिफरेंट है। वर्ड कैसे डिफरेंट है? स्पाउस स्पॉन्सरशिप में आपने शादी कर ली है तो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन, Okay. यू आर मैरिड, You're married. आप प्रूफ करो रिलेशनशिप जेन्युइन है, आप प्रूफ करो कि हमने अब वी आर मैरिड, सब कुछ जेन्युइन है, सब डॉक्यूमेंटेशंस लगाओ और अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर दो, Right. सिंपल। अब कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ में आपने शादी नहीं की है, Okay. बाकी सब सेम है। आप इकट्ठे रह रहे हो, आपका रिलेशनशिप है, मिनिमम 12 मंथ्स का आपको प्रूफ करना है कि 12 महीने से इकट्ठे रह रहे हो, आपका रिलेशनशिप है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सेम है, सिर्फ शादी नहीं हुई है, ठीक है। और उसमें फिर आप अपने स्पाउस को या आपका स्पाउस आपको, जो भी यहाँ PR सिटीजन है, वो दूसरे को स्पॉन्सर कर रहा है। दिस इज सेम, स्पाउस स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन और कॉमन लॉ सेम है, सिर्फ वर्ड का डिफरेंट है कि एक शादीशुदा है और कॉमन लॉ इज यू आर नॉट मैरिड। राइट। PNP की अगर बात करें, स्पेसिफिकली OINP एम्प्लॉयर स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि उसमें एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ओके,
ओंटारियो में जो एम्प्लॉयर स्ट्रीम है, इसके अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके एम्प्लॉयर्स उनको सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पता। Right. उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपका एम्प्लॉयर GTA के अंदर है तो उसको मिनिमम 100,000 मिनिमम 1 मिलियन की सेल चाहिए और 5 PR या सिटीजन बंदे उसके पेरोल पे होने चाहिए। Okay. अगर आपका एम्प्लॉयर आउटसाइड GTA है, उसके पास 3 पक्के PR या सिटीजन लोग उसके पेरोल पे होने चाहिए और 5 लाख की 500,000 की सेल होनी चाहिए, 500,000 की सेल होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये आपका एम्प्लॉयर ये रिक्वायरमेंट मीट करता है ओंटारियो में तो आपको वो स्पॉन्सर कर सकता है। ऐसे ही अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। एल्बर्टा के भी आज कल चेंजेस आए हैं जिसमें उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि मिनिमम 4 लाख की सेल रिक्वायर्ड है और वो कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर एल्बर्टा PNP स्ट्रीम। तो एल्बर्टा के अंदर जो एम्प्लॉयर स्ट्रीम थी, तो ऐसे अलग अलग PNP अलग अलग प्रोविंसेस के जो हैं उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने आपको भी ओंटारियो की बताई। अगर हम स्टूडेंट्स की सिचुएशन को कंसिडर करें, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इंडिया से जो कनाडा आना चाहते हैं, दे एस्पायर टू कम हियर, बट जो करंट सिचुएशन है, जितनी सैचुरेशन हो रही है, आप एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को हु आर बैक इन इंडिया, उनको आप क्या सजेशंस दोगे या उनको आप क्या टिप्स दोगे कि वो एक राइट डिसीजन ले सके? ओके, जितने भी बच्चे जो इंडिया से आना चाहते हैं, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं कनाडा, उनको तो सबसे पहले एडवाइस है कि प्लानिंग कर लो कि भेड़ चाल में मत आओ। बहुत लोग आ गए हैं और उनका भी सिनेरियो ठीक नहीं है, ठीक है? तो थोड़ी सी प्लानिंग करके आना। अगर थोड़ा वेट करना पड़ता है 6 महीने, साल, 2 साल, कर लो वेट। बैचलर्स की हुई है या कर रहे हो तो कंप्लीट कर लो। बैचलर्स के बाद मास्टर स्ट्रीम टारगेट कर लो। ओंटारियो की और ब्रिटिश कोलंबिया की मास्टर स्ट्रीम है। अगर कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से आप मास्टर कर लेते हो और ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ फील्ड में मास्टर्स कर लेते हो फ्रॉम एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़, तो आप डायरेक्टली PR फाइल कर सकते हो, PNP डायरेक्टली। आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक आपको आइल्स में स्कोर चाहिए, सीधा PNP फाइल करो और PR मिल जाएगी। ठीक है, हमारा 100% अप्रूवल रेट है ओंटारियो मास्टर स्ट्रीम का ओंटारियो में। ये एक सजेशन है। सेकंड सजेशन है, जो बच्चे आ रहे हैं कौन सा कोर्स लेना है, किस प्रोविंस पे लेना है, वो देख लो। अगर सस्कैचुअन में इजी PNP आपको मिलती है, PR हो सकती है, तो सस्कैचुअन जाओ, ओंटारियो आने की जरूरत नहीं है। जिस प्रोविंस में आपको टारगेट लेते हो कि ये वाली पढ़ाई मैंने इस कॉलेज से करनी है, यूनिवर्सिटी से करनी है और वहाँ मेरी PNP इजीली हो जाएगी या वहाँ मेरा कोई नोन रहता है, तो वहाँ जाओगे आप। आपने PR को देख के पढ़ाई करनी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको भी पता है आपका मोटिव PR लेना है। तो आपने नॉर्मल कोई भी ऐसे कोर्स नहीं लेने जो पहले बच्चे लेके आए हुए हैं। आपने टारगेट लेना है कि मैं PR कहाँ आऊँगा। जैसे RNIP प्रोग्राम है, वहाँ पे अगर आप पढ़ाई कर लेते हो और वहाँ पे आपको जॉब ऑफर मिल जाती है, तो वहाँ पे सिर्फ जॉब ऑफर मिल जाती है, तो वहाँ पे आप PR फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे फेडरल प्रोग्राम है। तो ऐसे टारगेट बनाओ, आने से पहले कंसल्टेशन लो, प्लान करो, फिर आओ, ताकि आपके पेरेंट्स का पैसा बचे, आपकी टाइम मेहनत बचे और जो फ्यूचर होने वाला स्ट्रेस है वो बचा लो, आप ना हो आपको, और आपकी जर्नी थोड़ी इजी स्मूथ हो जाए। तो ये सजेशन होगा जो अब आना चाहते हैं, जो फ्यूचर में आना चाहते हैं कनाडा में। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेफ्यूजी इमिग्रेंट्स का कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से क्या टारगेट है कि 2024 में इससे ज़्यादा रेफ्यूजी इमिग्रेंट्स वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे? ओके, आजकल जो चल रहा है कि हर बंदा रेफ्यूजी डाल रहा है और एयरपोर्ट पे भी जो लोग आ रहे हैं, बड़ा कॉमनली प्रॉब्लम है कि विजिटर वीज़ा पे कोई आया है जेन्युइन। हमने तो जेन्युइन केसेस देखे हैं, विजिटर वीज़ा पे कोई कनाडा आया और उसको CBS से फोर्सफुली तो नहीं कहते, वो इनडायरेक्टली आपको कह देते हैं कि आप बोनाफाइड या जेन्युइन विजिटर नहीं है, वापस जाओ, या आपके पास ये ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देते हैं। तो फिर आप घबरा के कि वापस कौन जाएगा, आप रेफ्यूजी डाल देते हो। तो मेजॉरिटी अब यही हो रहा है कि जो विजिटर पहली बार आ रहे हैं उनके साथ ये बड़ा कॉमन है, CBS से कर रहा है कि योर पीपल आर फाइलिंग रेफ्यूजीज। और जो नहीं भी डालना चाहते थे, कई बार हमारे पास केस आए हैं कि जी हम डालना ही नहीं चाहते थे, हमें डालना पड़ गया, हमारा विड्रॉ करा दो। ठीक है, तो या कहीं अब स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेटस हो गए हैं, जिनके पास वर्क परमिट खत्म हो गए हैं, या जिन्होंने पढ़ाइयाँ नहीं करी, या अंदर आ गए थे, आने के बाद या फेक डॉक्यूमेंट्स पे विजिटर वीज़ा लेके आए थे कनाडा, कि उनको इंडिया वाले एजेंट ने बोल दिया कि तुम हस्बैंड वाइफ बच्चा लेके जाओ, इतने पैसे तुमने दिए, असी तुम्हारा वीज़ा करा दिया कनाडा का, तुम्हारी ज़िंदगी बन गई, वहाँ जाके रेफ्यूजी डाल देना, मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग जो रेफ्यूजी डालने का सोच रहे हैं, या जिन्होंने डाल दिया है, या जिनका मतलब डालना नहीं चाहते थे फिर भी डल गए एयरपोर्ट पे, उन सब के लिए ये मैसेज है। लेट्स से 3-4 लाख लोगों ने रेफ्यूजी डाल दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने एवरी ईयर टारगेट है उतने ही लोग पक्के करने हैं, कैपिंग है। तो 2024 में दे विल गिव PR रेफ्यूजी प्रोटेक्शन टू 76,000 पीपल। ठीक है, टोटल
जिस हिसाब से हमारी हाँ, उसमें सारे एप्लीकेशंस है 76,000 76,000 में वो सब भी हैं जो गवर्नमेंट ने इधर उधर से भी लाए हैं, ठीक है। Right. तो 76,000 रेफ्यूजीज पक्के करने हैं उन्होंने 2024 में। ओके 2025 और 2026 में 72,750 पक्के करने हैं, ओके ठीक है। ये एक नंबर जो गवर्नमेंट का टारगेट है। तो हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन एक नंबर्स जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं ये उनका टारगेट है टू अचीव। जो उन्होंने 4.5-5 लाख लोग पक्का करना है, 4.5 2024 में, और फिर 475 और 5 लाख जो लोग पक्के करने हैं, उसके अंदर से कोटा है, ओके ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम रेफ्यूजी डाल दें तरीका और इतने opt कर इतने सकते इतने हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन जमा हो रही हैं कि हमें मिल जाएगा, देयर इज़ अ कैप कि सबको नहीं मिलना, राइट ठीक है। और जो जेन्युइन केसेस है उनको मिलेगा। हाँ, आप टेम्परेरी जब तक प्रोटेक्टेड पर्सन हो कनाडा में लीगली रह सकते हो, काम कर सकते हो, एंड देन व्हेन एवर योर केस इज रिफ्यूज्ड या रिजेक्टेड, आपकी अपील्स रिजेक्ट हो जाती हैं, आपको वापस जाना पड़ता है। तो वो अलग टॉपिक है, वो फिर अलग किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एवरीवन ये पॉडकास्ट देखने के लिए। आई होप हमने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज आंसर किए हैं। एंड जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम आंसर करें, उनको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट कीजिए। एंड इसी तरह हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लाते रहेंगे इन एवरी न्यू पॉडकास्ट।